वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं प्लान बी मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें आंध्र प्रदेश के गांव के बारे में पास्ट की कुछ बातें बताई जाती है। उस गांव के जितने भी कपल्स थे उनमें किसी का भी कोई बच्चा नहीं हुआ। दरअसल कुछ कारणों की वजह से उस गांव के आदमियों में स्पर्म काउंट कम हो गया था और इसकी वजह से उनके बच्चे नहीं हुए। तभी एक डॉक्टर उस गांव में आता है और उन गांव वालों को कुछ मेडिसिन देता है, लेकिन तब भी उनके बच्चे नहीं होते। और इसके बाद हमें कहानी प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जहाँ पर एक कपल को दिखाते हैं। उस कपल में आदमी का नाम विश्वनाथ और औरत का नाम है ज्योति। और यहाँ में दिखाया जाता है कि ज्योति जो है वो बैठकर कुछ सोच रही है, लेकिन तभी वहाँ पर विश्वनाथ आकर ज्योति से कहता है कि मैं 2-3 दिन के लिए मुंबई जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। इसके बाद वो जैसे ही ज्योति के गले लगने की कोशिश करता है, ज्योति उसे रोक देती है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि ज्योति अपनी शादी से खुश नहीं है। अब अगले सीन में विश्वनाथ जब मुंबई जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक लड़का बानू मिलता है जो कि रास्ते में खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा है। फिर विश्वनाथ उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ बातों ही बातों में बानू विश्वनाथ को बताता है कि मैं अपनी एक गोल्ड की रिंग सेल करने जा रहा हूँ। तो विश्वनाथ पूछता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। हाँ, बानू कहता है कि मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है और मेरे पास पैसे नहीं है उसको बचाने के लिए, इसलिए मैं इसको सेल करना चाहता हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे आए और मैं अपने फ्रेंड को बचा पाऊँ। ये सुनने के बाद विश्वनाथ उसे कुछ पैसे देता है और फिर उसकी लोकेशन पर छोड़ देता है। अब अगले सीन में हम एक बुजुर्ग इंसान रामलू को देखते हैं जो कि अपने फोन में एक फोटो को देखकर काफी दुखी है, क्योंकि ये फोटो विश्वनाथ की डेथ की है। दरअसल विश्वनाथ की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रामलू वो फोटो देखकर विश्वनाथ से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है। उसको लगता है कहीं ये बात झूठ तो नहीं, लेकिन उसका फोन नहीं लगता और फिर वो विश्वनाथ के घर पर चला जाता है जहां उसको कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर देता है और जो इंस्पेक्टर रामलू की कंप्लेंट लिखते हैं उनका नाम विश्वनाथ राव है। रामलू विश्वनाथ राव को बताता है कि विश्वनाथ मेरा बेटा है और ये सारी फोटोज मुझे मेरी डॉटर इन लॉ यानी ज्योति के फोन से मिले हैं और मुझे तो लगता है कि उसी ने ये मर्डर किया। इसके बाद विश्वनाथ और उसके कुछ ऑफिसर्स ज्योति के घर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें ज्योति नहीं मिलती, लेकिन एक टेबल पर उनको एक गन और ज्योति का मोबाइल फोन मिलता है। ये वही मोबाइल फोन है जिससे किसी ने वो फोटो भेजी थी। अब ये देखने के बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि सर मुझे लगता है कि ज्योति ने ही मर्डर किया है, लेकिन विश्वनाथ उन्हें समझाता है कि हो सकता है हमें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद पुलिस शक की बुनियाद पर ज्योति को गिरफ्तार कर ही लेती है और अब ज्योति से इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीनियर इंस्पेक्टर विख्यात सिन्हा आते हैं। फिर विख्यात जब ज्योति से इन्वेस्टिगेट करने लगता है तो वो बताती है कि मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद हम फ्लैशबैक में ज्योति की स्टोरी को देखते हैं, जहां ज्योति अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ और मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन जब ज्योति वहां से जा रही होती है तो वो देखती है कि उसका फोन गायब है और उसके हस्बैंड विश्वनाथ का फोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। इसके बाद जब उसको फोन नहीं मिलता तो वो बिना फोन लिए वहाँ पर लेटर रखकर चली जाती है। यहाँ विख्यात ज्योति की ये बात सुनकर काफी हैरान होता है। अगले सीन में हमें एक दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अवंतिका है, जो अपने घर के अंदर जा रही है, लेकिन तभी उसका डोरबेल बजता है और उसके गेट पर एक कैटरिंग वाला अपनी पेमेंट लेने आया हुआ है, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उसके फादर की डेथ हुई थी और ये कैटरिंग वाला उसके फादर की डेथ सेरेमनी का पेमेंट लेने के लिए आया है। अवंतिका जब पैसे लेने अंदर जाती है वो देखती है कि उसका एक बैग गायब है जिसमें उसके फादर के दिए हुए 10 करोड़ रुपए थे और ये देखकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। अवंतिका इस बात की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करती है और यहाँ हमें एक और लड़का जिसका नाम गौतम है वो अवंतिका के साथ दिखा जाता है। वो अवंतिका से कहता है कि तुमने अगर पहले बोला होता तो मैं ये पैसे बैंक में जमा कर देता और फिर तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता। दरअसल गौतम जो है वो अवंतिका का बॉयफ्रेंड है और कुछ इस समय में उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन अवंतिका के फादर के गुजर जाने के बाद उन दोनों की शादी पोस्टपोन हो गई है। अब ऑफिसर विख्यात अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ अवंतिका के घर पर आता है और वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस से विख्यात को ये पता चल जाता है कि चोरी रात में हुई है, लेकिन चोरी करने वाला चोर का चेहरा क्लियर नहीं होता, क्योंकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरा पर वो चोर एक टॉर्च जलाकर रख देता है जिससे उसका चेहरा क्लियर नहीं होता और हम यहाँ समझ जाते हैं कि वो चोर भी है और बहुत शातिर इंसान भी। विख्यात अवंतिका से कुछ सवाल पूछता है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो अवंतिका फिर उसको अपनी स्टोरी बताने लगती है। वो कहती है मैं और गौतम जब भी मिला करते थे तो हम एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और एक दिन मेरे फादर ने हमको साथ देख लिया। अवंतिका के फादर का नाम राजेंद्र है, लेकिन राजेंद्र ने दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। और ऐसे एक दिन जब अवंतिका और गौतम एक मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उन पे कुछ गुंडों ने अटैक किया, जिसके बाद गौतम ने उन गुंडों से लड़ाई की और अवंतिका को बचा ले आया, लेकिन वो दोनों थोड़ा जख्मी हो गए थे। और जब ये बात राजेंद्र को पता चली तो वो उन्हें देखने हॉस्पिटल जाता है, लेकिन तभी राजेंद्र को एक कॉल आता है और यहाँ होती है कहानी के विलन की एंट्री जिसका नाम है सदाम।
और वो अवंतिका के फादर को मारने की धमकी देने लगता है। लेकिन सडैम अवंतिका और उसके फादर को क्यों मारना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब ऐसे एक दिन जब राजेंद्र कहीं जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के सामने एक लड़का आता है और उस लड़के की राजेंद्र की गाड़ी से टक्कर हो जाती है। राजेंद्र जब उस लड़के को देखने जाता है तो उस पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और बुरी तरह घायल करके वहीं छोड़ देते हैं। जब अवंतिका को यह पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो उन्हें देखने जाती है। इसके बाद अवंतिका के फादर उससे कहते हैं कि हमारे लॉयर को जल्दी फोन करो और मेरी उनसे बात करवाओ। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके फादर का लॉयर और कोई नहीं बल्कि विश्वनाथ है, जिसकी स्टार्टिंग में ही डेथ हो गई थी। अवंतिका के फादर विश्वनाथ से कहते हैं कि अवंतिका को सडम के पास भेजना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ और ये डील पक्की करके आओ। अब ये किस दिन की बात हो रही है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो विश्वनाथ ऐसा ही करता है, वो सडम के पास जाता है जहाँ सडम अपने कुछ गुंडों और अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठा होता है जिसका नाम डेबोरा है। अब सडम विश्वनाथ से कहता है कि जो जमीन मैं राजेंद्र से ले रहा हूँ उसकी मार्केट कीमत 50 करोड़ रुपए है, लेकिन मैं उसे 10 करोड़ में ही खरीदना चाहता था, इसलिए मैंने राजेंद्र को ऑफर दिया, लेकिन उसने ये जमीन बेचने से इनकार कर दिया। और अब देखो वो खुद अपने लॉयर को भेजकर जमीन की डील करवा रहा है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि इस जमीन को पाने के लिए ही सडम ने राजेंद्र और अवंतिका पर हमला करवाया था। अब सडम विश्वनाथ को उस जमीन के बदले 10 करोड़ रुपए दे देता है और विश्वनाथ तो पैसे ले जाकर अवंतिका को हैंड ओवर कर देता है। अब जैसे ही अवंतिका को पैसे मिलते हैं वो राजेंद्र के पास जाती है, जहाँ राजेंद्र बोलता है कि इन 10 करोड़ रुपयों में से 5 करोड़ रुपए उस आश्रम में दे देना जहाँ मैं पला बड़ा, और 5 करोड़ तुम अपने पास रख लेना। ये कहकर राजेंद्र मर जाता है। यहाँ अवंतिका की ये सारी बातें सुनने के बाद विख्यात अवंतिका से कहता है तुम सडम के खिलाफ केस फाइल करो क्योंकि उसने तुम्हारे फादर को मारा है। लेकिन अवंतिका ऐसा करने से बहुत डरती है क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि सडम बहुत ही खतरनाक इंसान है, उससे पंगा कभी मत लेना। ये सुनने के बाद विख्यात अवंतिका को कहता है तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम लोगों की वजह से गुंडों को और क्राइम करने की शक्ति मिलती है, पर तुम चिंता मत करो, हम चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। और ये कहकर विख्यात वहाँ से चला जाता है। अगले दिन इंस्पेक्टर विश्वनाथ विख्यात के पास आता है और बताता है भूत बंगले के पास हमें विश्वनाथ की बॉडी मिली है। फिर विख्यात इंस्पेक्टर विश्वनाथ को फौरन वहां पर इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है। वहां विश्वनाथ के साथ अवंतिका और गौतम भी मौजूद होते हैं। जब विश्वनाथ विश्वनाथ की बॉडी के पास इन्वेस्टिगेट करता है तो उसको कुछ सबूत मिलते हैं। अब विश्वनाथ विख्यात को आकर सारी बातें बताता है। वो बोलता है कि सर मुझे एक आधा फटा 500 का नोट मिला और बॉडी के 100 मीटर की दूरी पर कुछ लोगों ने खूब शराब भी पी रखी है। साथ ही विश्वनाथ ये भी बोलता है कि किलर ने विश्वनाथ की इंडेक्स फिंगर भी कट की है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विख्यात बड़ा शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इस सब के पीछे है कौन। अगले दिन जब गौतम कपड़े धो रहा होता है तो उसको एक कपड़े में आधा फटा 500 का नोट मिलता है। गौतम तुरंत बानू को कॉल करता है और उसे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि बानू और गौतम दोनों सगे भाई हैं। अब पुलिस स्टेशन पहुंचकर गौतम देखता है कि बानू वहां पर ऑलरेडी है। फिर गौतम विख्यात को सारी बातें बताता है और उन्हें वो आधा फटा 500 का नोट देता है जो उसे बानू की पॉकेट से मिला था। फिर वो लोग शक की वजह से बानू को कस्टडी में ले लेते हैं और उससे काफी सवाल जवाब करते हैं। तो बानू अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मैंने विश्वनाथ से झूठ बोला कि मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, और जब मैंने झूठ बोला तो विश्वनाथ ने मुझे पैसे दिए। मैंने खुश होकर विश्वनाथ को रिंग भी गिफ्ट की, लेकिन विश्वनाथ ने वो रिंग ली ही नहीं। लेकिन फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि तुम ये रिंग ले ही लो। उसके बाद विश्वनाथ ने वो रिंग ले ली। और अब जब बानू और उसके दोस्त एक सुनसान जगह पर विश्वनाथ के दिए पैसे से शराब पी रहे होते हैं तभी वो लोग गोली चलने की आवाज को सुनते हैं। और जब वो लोग उस जगह पर जाकर देखते हैं जहां से आवाज आई थी तो वो देखते हैं कि विश्वनाथ की बॉडी पड़ी हुई है। बानू उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन विश्वनाथ तब तक मर चुका होता है। तभी बानू का एक दोस्त बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं वरना हम सब पकड़े जाएंगे। बानू वहां से निकलने लगता है तभी उसको अपनी रिंग के बारे में याद आता है और जब वो उस रिंग को लेने जाता है तब विश्वनाथ के हाथ में वो रिंग नहीं होती, जिसको देखकर बानू घबरा जाता है और इसी दौरान वो 500 का आधा नोट उसकी जेब से वहीं पर गिर जाता है और उसके बाद वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। अब बानू की बातें सुनने के बाद विश्वनाथ समझ जाता है कि बानू के जाने के बाद वहां कोई और आया और उसने विश्वनाथ की इंडेक्स फिंगर काटी। अब विश्वनाथ अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ विश्वनाथ के घर पर जाता है और फिर से तलाशी लेने लगता है। विश्वनाथ के घर में कुछ छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं और उन पौधों में से एक में उसका कटा हुआ इंडेक्स फिंगर होता है। फिर विश्वनाथ वापस आकर ये बात विख्यात को बताता है और अब विख्यात को थोड़ा थोड़ा ये केस क्लियर होने लगता है। वो विश्वनाथ से कहता है कि जल्दबाजी में विश्वनाथ अपने फोन के बजाय ज्योति का फोन लेकर चला गया, लेकिन वो कारण जिस वजह से किलर ने विश्वनाथ को मारा था वो तो विश्वनाथ के फोन में ही होगा।
और उसका फोन सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुलता है। इसीलिए किलर ने उसका इंडेक्स फिंगर काट कर सबूत को मिटाने की कोशिश की और फिर उसने उसके बाद इंडेक्स फिंगर को बाहर फेंक दिया। अब विख्यात विश्रुत को कहता है कि साइबर टीम के द्वारा उसके फोन का सारा डाटा रिकवर करो। इसके बाद हम एक और कपल को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम ऋषि है और औरत का नाम गीता, जिसमें ऋषि की किसी ने हत्या कर दी है। और अब विख्यात और विश्रुत ऋषि के घर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं, जहाँ विख्यात गीता पर इल्जाम लगाता है कि तुमने अपने पति ऋषि को मारा है। गीता विख्यात से कहती है कि मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, मैं तो उनसे प्यार करती थी। ये बोलकर गीता पिछली रात की सारी घटना विश्रुत को बताती है कि पिछली रात ऋषि फुली ड्रंक थे। वो जब घर आए तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। तब ऋषि ने बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। इसके बाद हम दोनों सो गए और फिर रात में ऋषि के नंबर से एक बंदे की कॉल आती है जिसमें एक लड़का होता है। वो बोलता है कि आपके हस्बैंड का मोबाइल फोन मुझे मिल गया है, आप बाहर आकर मोबाइल लेकर चले जाइए। और जब मैं मोबाइल लेने के लिए बाहर गई तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। थोड़ी देर गेट पे इंतजार करने के बाद मैं अंदर आ गई थी, लेकिन अंदर गेट पे मुझे ऋषि का मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला और मैं वो फोन लेकर अंदर चली गई। फिर मैं सो गई, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि ऋषि की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। और सर फिर मैंने आपको कॉल किया। गीता की पूरी बात सुनने के बाद विख्यात वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है जो उस बंदे ने की थी। अब अगले दिन विख्यात गौतम को पुलिस स्टेशन बुलाता है, जहां वो उसे ऋषि की मौत की खबर देता है। अब ये खबर सुनकर गौतम बड़ा दुखी दिखाई देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ऋषि गौतम का कजन है। और अब वो लोग सडम के राइट हैंड का मोबाइल ट्रैक करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। फिर उससे सवाल जवाब करना शुरू करते हैं। इसके बाद वो अपनी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट था तब मैंने अवंतिका और राजेंद्र की बातें सुन ली थी और उनके घर पे रात में जाकर पैसों की चोरी की। लेकिन जब मैंने उन पैसों को ठिकाने लगाना चाहा तो मुझे ऐसा करते हुए ऋषि ने देख लिया था और जब मैं अपने छुपाए हुए पैसे लेने गया तो वो पैसे गायब थे। इसके बाद मैं जाकर ऋषि को धमकाया भी, लेकिन मैंने उसकी जान नहीं ली। अब अगले दिन विख्यात गीता को फिर बुलाता है और वो रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने लगता है और ऐसा लगता है जैसे विख्यात को किसी पे शक हो गया है। इधर हम अवंतिका को देखते हैं, तभी वहाँ पर गौतम आता है और अवंतिका के हाथ में एक पैसे का बैग देता है जिसमें 5 करोड़ रुपए होते हैं। गौतम उससे बोलता है कि मैंने अपनी गांव की जमीन बेचकर ये जमा किए हैं, लेकिन अवंतिका को उस पर शक होता है क्योंकि वो बैग एकदम सेम टू सेम उसी बैग के जैसा था। अब अवंतिका गौतम से सवाल जवाब करना शुरू कर देती है, जिसके बाद गौतम अवंतिका पे हाथ भी उठा देता है। लेकिन ऐन वक्त पर वहाँ पर विख्यात और उसके कुछ ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं और गौतम पे फायर कर देते हैं, जिसके बाद बुलेट जाकर गौतम के दाहिने हाथ पर लगती है। और अब सीन यहीं से कट होता है और हम गौतम को विख्यात के सामने देखते हैं, जहां विख्यात उससे कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा होता है जिसमें गौतम विश्वनाथ की बॉडी के सामने है और हमें ऐसा लगता है कि उसी ने विश्वनाथ का मर्डर किया है। अब गौतम विख्यात को सारी सच्चाई बताना शुरू कर देता है। गौतम बोलता है कि एक दिन ऋषि ने बहुत शराब पी रखी थी और मुझे कॉल करके उसने बुलाया, जहां उसने मुझे पैसों से भरे अवंतिका के बैग के बारे में सब कुछ बताया। ऋषि ने मुझसे कहा कि सडम का आदमी मुझे फोन करेगा तो तुम उसको ले जाकर ये बैग दे देना। लेकिन मैंने मौका देखकर ऋषि का फोन चुरा लिया और फिर मैंने गीता को कॉल किया और फोन देने के बहाने उसे बाहर बुलाया और चुपके से अंदर जाकर ऋषि को शूट कर दिया। लेकिन ये सब करते हुए मुझे विश्वनाथ ने देख लिया और मेरी एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद मैंने विश्वनाथ को उन पैसों में से कुछ कमीशन देने की बात भी की और ये सुनकर वो मुझे छोड़ने को तैयार हो गया था। फिर अगले दिन विश्वनाथ ने मुझे मिलने बुलाया, लेकिन मैं अवंतिका के साथ था, इसलिए मैंने उसे एक दवाई स्मेल करा के सुला दिया ताकि उसे कुछ पता न चले और मैं वहां से ऐसे निकला जैसे मुझे कोई देख ही नहीं रहा हो। इसके बाद मैं विश्वनाथ से मिलने गया और मैंने किसी को कॉल करने के बहाने उसका मोबाइल मांगा। विश्वनाथ ने मुझे मोबाइल दे दिया, लेकिन तभी वो बोलने लगा कि गलती से मैं अपनी वाइफ का मोबाइल ले आया और ये कहकर वो वॉशरूम की ओर चला गया। मैं भी वहाँ विश्वनाथ को मार नहीं गया था, लेकिन तभी मैंने गोली चलाने की आवाज सुनी और जब मैंने वहां जाके देखा तो विश्वनाथ की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मैंने विश्वनाथ की वाइफ के फोन से विश्वनाथ की डेड बॉडी क्लिक की और उसके पिता रामुलू को भेज दिया। फिर मैंने उसकी इंडेक्स फिंगर काटी ताकि मैं उसके घर जाकर उसने मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड की है उसे डिलीट कर पाऊं। लेकिन जब मैं उसके घर पर पहुंचा और उसके फिंगर से उसके फोन को अनलॉक करने की कोशिश की तो उसका फोन अनलॉक नहीं हुआ और फिर मैं उसका फोन रखकर वहां से चला गया। इन सब चीजों को अंजाम देने के बाद मैं राजमुंड्री वापस लौट आया और अवंतिका के साथ रहने लगा। फिर हम दोनों हैदराबाद सभी रिचुअल्स को पूरा करने के लिए गए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद विख्यात उससे कहता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुम हीरो बनने के चक्कर में विलन बन गए। ये कहकर विख्यात वहां से चला जाता है। अब सारी बातें क्लियर हैं, लेकिन अभी भी विश्वनाथ को किलर नहीं मिला और इसीलिए विख्यात काफी परेशान होता है। अगले सीन में विख्यात अवंतिका के घर पर जाता है और वो पैसों का बैग मांगता है। अवंतिका पैसों का बैग लेकर आती है तो विख्यात उस बैग को चेक करने लगता है और नोटों को ध्यान से देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये पैसे नकली हैं। फिर विख्यात पुलिस स्टेशन पर पहुंचता है और सडम को पीटने लगता है। दरअसल विख्यात के कहने पर अवंतिका ने सडम के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, इसलिए सडम पुलिस कस्टडी में है। अब सडम कहता है कि मैंने कोई भी नकली नोट नहीं दिए, मैंने सारे पैसे असली दिए थे। और ये सुनने के बाद अब सारा खेल विख्यात को समझ में आने लगता है
कि ये पैसों की हेरा फेरी सडन में नहीं बल्कि उसकी सेक्रेटरी डेबोरा और विश्वनाथ ने मिलकर की थी। इसके बाद हम एक स्टोरी को देखते हैं जिसमें विश्वनाथ अपने एक हमशक्ल की वाइफ के पास जाता है, जहां विश्वनाथ उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। लेकिन विश्वनाथ की हमशक्ल की वाइफ विश्वनाथ की बातों पर भरोसा नहीं करती। लेकिन फिर विश्वनाथ उसे पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि आंध्र प्रदेश के उस गांव में किसी को उस समय कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, लेकिन उस गांव के डॉक्टर ने बहुत मेहनत की, फिर भी उस गांव में किसी का बच्चा नहीं हुआ। और फिर एक दिन एक कपल जिसमें आदमी का नाम रजप्पा और औरत का नाम संकरमा होता है, ये दोनों उस डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों को बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, इसका कारण है रजप्पा के स्पर्म काउंट बहुत कम है, जिसकी वजह से तुम लोग पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हो। तब संकरमा पूछती है कि क्या इसका कोई इलाज है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि हाँ, हमें किसी दूसरे का स्पर्म तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा और फिर तुम दोनों पेरेंट्स बन जाओगे। लेकिन एक दिन पुलिस रजप्पा को पकड़ कर लेके जाती है, ये बोलकर कि उसने किसी का मर्डर कर दिया है। इधर संकरमा की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है और उस डॉक्टर का ही स्पर्म उसमें इंजेक्ट किया जाता है। इधर डॉक्टर की वाइफ के अंदर भी इसी प्रोसीजर को यूज करके डॉक्टर का स्पर्म ही इंजेक्ट किया जाता है, जिसके बाद उन दोनों औरतों को जुड़वा बच्चे होते हैं। वो दोनों बच्चे दिखने में एकदम सेम टू सेम होते हैं। अब कुछ ही दिनों के बाद रजप्पा जेल से छूट जाता है और गांव वापस आने पर सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। अब रजप्पा घर आकर देखता है कि संकरमा अपने बेटे को बता रही है कि तुम इस धरती पर उस डॉक्टर की वजह से आए हो, जिसको सुनकर रजप्पा संकरमा को जान से ही मार देता है। तभी संकरमा का बेटा भी रजप्पा को पीछे से एक हैमर से मार देता है और रजप्पा भी मर जाता है। अब संकरमा का बेटा डॉक्टर के घर जाता है, जहां डॉक्टर और उसकी वाइफ को भी वो जान से मार देता है और इल्जाम डॉक्टर के बेटे के ऊपर लगा देता है। और अब राजेंद्र जो पुलिस वाला होता है, वो डॉक्टर के बेटे को पकड़कर जेल में ले जाकर बंद कर देता है और इस तरह डॉक्टर के बेटे को सजा हो जाती है। अभी तक विश्वनाथ ये सारी बातें अपने हमशक्ल की पत्नी को बता रहा होता है। उसकी हमशक्ल की पत्नी बोलती है कि ऐसे हवानों को जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो जान से मार देना चाहिए। तब विश्वनाथ उसे कहता है कि इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और फिर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान के अकॉर्डिंग विश्वनाथ की हमशक्ल की पत्नी अपने पति को एक सुनसान एरिया में लेकर जाती है, जहाँ विश्वनाथ पहले से होता है। अब विश्वनाथ अपने हमशक्ल से बोलता है कि बचपन में तुमने मेरे माता पिता को मारा था और मेरी आइडेंटिटी ले ली थी, आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी आइडेंटिटी लूंगा। इसके बाद विश्वनाथ उसे गोली मारकर जान से मार डालता है। सीन यहीं से कट होता है और अब हम विश्वनाथ को सडम के सेक्रेटरी डेबोरा के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ वो बूढ़ा रमोलो भी होता है, जहाँ डेबोरा पूछती है कि तुमने राजेंद्र को क्यों टारगेट किया, तो विश्वनाथ उसे कहता है कि जब राजेंद्र मुझे पकड़ कर लेके जा रहा था तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं राजप्पा का नहीं बल्कि डॉक्टर का बेटा हूँ, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और इसलिए मैंने उसकी जमीन सडम के जरिए हड़पनी चाही। यहाँ मैंने गौतम को उस जगह पे बुलाया और मेरे हमशक्ल की बॉडी के साथ उसके कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर पुलिस को भेज दिया। और दोस्तों, इसके ये बताने के बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसकी कोई क्लियर एंडिंग नहीं है। बाकी आपके हिसाब से इसकी क्या एंडिंग होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।